Hello students, now continue with the question number 5 of exercise 3.2. In last video I already explained up to the question number 4. Now continue with the new video. In the question number 5 we learn what is the rule of consecutive number. Firstly, now ये जो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो रूल होता है ये ऐसा होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको 2 नंबर्स गिवन है. सपोज किया कि मैंने आपको 2 नंबर्स दिए. फर्स्ट इज द 1 एंड सेकंड इज द 2. आपको 1 का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है और 2 का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है. और इनके स्क्वायर में जैसे सपोज कीजिए 1 के स्क्वायर में आपको 0 1 मिल रहा है, 2 के स्क्वायर में आपको 0 4 मिल रहा है. सो इनके बीच में आपको क्या नंबर मिलेंगे? 2 और 3. यही 2 नंबर रहेंगे जो इनके बीच में रहेंगे. तो जब ये नंबर स्मॉल है तब तो आप इसे ईजिली काउंट कर सकते हैं. बट जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो बीच के नंबर को काउंट करना, उन्हें फाइंड आउट करना टफ होता चला जाता है. तो उसी पे बेस ये रूल है. तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 स्क्वायर एंड सेकेंड 2 स्क्वायर. 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के बीच में जो नंबर आते हैं वो कितने हैं? तो 1 स्क्वायर किया सो मेरा वैल्यू आया 0 1 और 2 स्क्वायर किया देन माय वैल्यू इज 0 4. सो इनके बीच में क्या है? 2 and 3. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 2 नंबर. अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं सो सपोज मैंने लिखा है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर फाइंड आउट होते हैं. सो 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0 9. दिस इज 9. एंड 4 स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 16. और इनके बीच में आपको कितने नंबर फाइंड होंगे? 10 11 12 13 14 15. टोटल कितने नंबर फाइंड हुए आपको? 6 नंबर. अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की इसमें बात करूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में आपको वैल्यू फाइंड करनी है. सो 4 स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 16. एंड 5 स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड होगी 25. इनके बीच में आपको 17 18 19 20 21 22 23 24. देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 8 नंबर्स आर देयर. ठीक है. जब तक ये नंबर्स स्मॉल थे इनको काउंट करना इजी था. ठीक है. 4 स्क्वायर में 16 है, देन 5 स्क्वायर इट्स मीन 25. आप इसे इजीली काउंट करते जाते थे. बट जैसे जैसे हमारे नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उन्हें फाइंड करना बहुत टफ होता चला जाता है. तो क्या आप वहाँ पे क्या करोगे? दोनों नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, फिर उनके बीच के नंबर्स जो आएंगे उन्हें पहले लिखोगे, फिर उन्हें काउंट करोगे. दैट इज नॉट द गुड वे. सो अब इस कंडीशन में आप क्या करते हो? बहुत सिंपल है. जो आपका स्मॉल नंबर होता है, जैसे सपोज कीजिए 4 and 5 की अगर मैं बात करूं तो 4 क्या है? मेरा स्मॉल नंबर है और इस स्मॉल नंबर को मैंने क्या कंसीडर कर लिया? n. और 5 क्या है? n से जस्ट 1 नंबर उसकी वैल्यू बड़ी है. सो 5 को मैंने क्या पुट कर सकती हूँ? n + 1. इट मीन्स 4 + 1 बिकम 5. ठीक है. सो जो भी मेरी इनके बीच की वैल्यू आएगी, दोनों के स्क्वायर के बीच की वैल्यू आएगी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2n. वो हमेशा किसके इक्वल होगी? 2n के इक्वल होगी. सो 2 और n मैंने क्या कंसीडर किया था? 4. सो 2 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, देन आई गॉट 8. तो मुझे क्या मिला? 8. और हाँ जी मुझे इनके बीच में 8 ही नंबर फाइंड आउट हुए हैं. चलिए मैं अपनी लास्ट स्लाइड में चलूँ तो लास्ट स्लाइड में आप देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर का वैल्यू किया 1 एंड 2 स्क्वायर का वैल्यू किया 4. सो 1 इज माई स्मॉल नंबर, सो आई कंसीडर इट लाइक n. मैंने इसे किसके कंसीडर कर लिया? n के कंसीडर. और 2 को मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? n + 1. सो जो मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी? 2n के इक्वल मिलेगी. इनकी जो भी बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे? 2n के इक्वल आएंगे. सो 2 और n के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 1. सो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे सो आपको कितने नंबर मिले? बीच में 2 नंबर्स मिले. देखो 2 और 3. 2 नंबर्स आर देयर. ठीक. सपोज द नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. सो हाउ मेनी नंबर बिटवीन देयर? So in 3 square the case is 0 9. The 4 square the will come 16. So how many number between them? 2n. The small number consider as n. The bigger number consider as n + 1 because 3 is n, so 4 is n + 1. You simply write this way.
सो हमारा जो भी बीच के नंबर आएंगे वो किसके इक्वल होने चाहिए, 2n के इक्वल होने चाहिए। 2n का सेंस 2 मल्टीप्लाई विथ 3, बिकॉज आपने n को किसके कंसीडर किया है, 3 के कंसीडर किया है। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 दैट्स बिकम 6। और हाँ जी मेरे नंबर कितने आ रहे हैं बीच में, 6 आ रहे हैं। चलिए सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर, 5 को अगर आप n कंसीडर कर लो, सो 6 को क्या आप n+1 बोल सकते हो। 5 का स्क्वायर आपको वैल्यू कितना फाइंड आउट होगा, 25, और 6 का स्क्वायर आपको वैल्यू कितना फाइंड आउट होगा, 36। ठीक है, अब इनके बीच की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो आप क्या करोगे, पहले 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी वैल्यूज मिली, 10। बट ठीक है 10, बट मैं रूल से तो देखो रूल मेरा फॉलो हो रहा है या नहीं। सो सिंपली यू राइट हियर 2n। इन द प्लेस ऑफ n यू राइट 5, 2 मल्टीप्लाई विथ 5 देन यू फाइंड 10। और हाँ जी मेरी वैल्यू भी कितनी आ रही थी, काउंट करने पे 10 वैल्यूज आ रही थी। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैम कि आपको फाइंड आउट करना है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर दोनों के बीच में कितने नंबर फाइंड आउट होते हैं। हाउ मेनी नंबर यू कैन फाइंड हियर, हाउ मेनी नंबर यू कैन फाइंड हियर। ठीक है, सो फॉर 7 यू कैन कंसीडर एज n एंड 7 स्क्वायर दैट मीन्स 49। ओके जी। 8 यू कैन कंसीडर एज n+1 एंड 8 स्क्वायर बिकम 64। आप रूल फॉलो करोगे 2n। 2n मीन्स 7, 2n मीन्स 7. So you simply write here 7. It means between there are 14 number present. अभी आप यहाँ पे काउंट करोगे 49 से 64 तक आप जितने भी नंबर है उन्हें राइट करो। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, and you can count here. You find 14 numbers. Now come to the next slide. This is about question number 5th first. This is the 5th first. 12 square and 13 square find between number. उनके between numbers find करने हैं। So 12 को आपने क्या consider कर लिया, n consider कर लिया, और 12 square you find 144. 13 you consider as n+1 and 13 square you find 169. The rule will come according to 2n. So 2 multiply with n means 12. n means here this is the sense is 12. So 2 multiply with 12 you got 24. Now try to count that this is the real 24 numbers are present. So 145, 146, 147, 148, 149, 51. Dash. Now you can count here. There are total 24 number. Yes, my rule is correct. Now 35 square. So 35 you can consider as n, and 36 you also consider as n+1. ठीक है. So firstly, what is the value of 35 square? You can count here and write. 36 square also you can write here. So follow the rule, that is 2n. So 2 multiply with 35, then you got 70. So how many numbers between there? There are 17. Sorry, by mistake. 70 number are there. Okay, done. Now our question number 5th according to your book is now over. But this is my extra work for your mental ability. You can say also as a mental exercise. Now see here. The one number is 196 square, the another is 197 and the last is 198. Firstly you square all the numbers. आपको क्या करना है, सारे नंबर के स्क्वायर करने हैं। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि फाइंड हाउ मेनी नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 196 to 198. सो आपके माइंड में जस्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आपने जस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताए हैं, बट 196 का कॉन्जिक्यूटिव 197 होगा, बट आप तो कह रहे हो 198 का वैल्यू फाइंड आउट करो। सो बेटा आपको क्वेश्चन कैसे भी टर्न एंड ट्विस्ट करके दे सकता है ना।
तो आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको 196 का स्क्वायर करोगे, 197 का स्क्वायर करोगे। इस कंडीशन में आप 196 को n कंसीडर करोगे एंड 197 को n+1 कंसीडर करोगे। यहाँ 2 मल्टीप्लाई विथ n का रूल फॉलो करोगे। 2 मल्टीप्लाई विथ n मीन्स 196। 2 में आप 196 का मल्टीप्लाई करोगे और आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी वो 196 से 197 के बीच में एग्जिस्ट करने वाले नंबर होंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट केस आप ये कंसीडर करोगे कि 197 को आप स्मॉल केस कंसीडर करोगे। तो जब भी आप स्मॉल केस कंसीडर करोगे तो 197 उस केस में क्या हो जाएगा, n, और 198 उस केस में क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विथ n का रूल फॉलो कराओगे। 2 मल्टीप्लाई विथ n, अब यहाँ पे n पे आप 196 नहीं लिखोगे बिकॉज आप यहाँ पे 197 और 198 के बीच के नंबर फाइंड कर रहे हो। तो आप यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखोगे, 197, और 2 में 197 मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आपको यहाँ फाइंड होगी वो आप लिखोगे। सपोज करो मेरी यहाँ की वैल्यू y आई एंड दिस वैल्यू बिकम x, और आपको 196 स्क्वायर से 198 स्क्वायर के बीच में नंबर फाइंड आउट करने। तो देखो बेटा, आपका ये नंबर जो इनके बीच में आया दैट इज x, ये नंबर जो आपके 197 से 198 के बीच में आया दैट इज y, और आपका खुद 197, सो आपकी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस y, वो तो सिंपली आएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में 197 का स्क्वायर भी तो आ जाएगा। सो आप इसमें क्या करोगे, सिंपली 1 ऐड करोगे, तो जितने भी नंबर आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, x प्लस वाई प्लस 1 के। अब ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है, मैं इसे ऑनलाइन क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, और कोई इशू हो तो उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपका एज अ होमवर्क है, बाकी तो मैं 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ओनली रिलेटेड टू ऑड नंबर रूल, ऑड नंबर रूल, ओनली फॉर ऑड नंबर, नॉट अबाउट द इवन नंबर। ये हमारा केवल ऑड नंबर से रिलेटेड है। अब ये क्या रूल है कि जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव, याद रखना बेटा, कॉन्जिक्यूटिव रूल होना चाहिए, मतलब बैक टू बैक आने वाले नंबर, बैक टू बैक नंबर आने चाहिए, ऑड इवन नहीं, उनके सम जो होते हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो चलो, जैसे 1 और 3 दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। एक बात बताओ, 1 के जस्ट बाद 5 ऑड नंबर आता है क्या, नहीं, 1 के बाद 2 आता है, देन 3 आता है, देन 4 आता है, देन 5 आता है। तो मैं बोलूँ 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। बट अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 1 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, सो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, सो 1 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 3। 1 में 3 ऐड किया, देन यू गॉट 4। ओके जी, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक चल रहा था। 1, 3 एंड 5, बिकॉज 3 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 5। सो 1 + 3 + 5, इनको ऐड किया, देन यू गॉट 9। नेक्स्ट इज 1 + 3 + 5 + 7, नाउ यू गॉट 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 11। आई होप सो कि ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी कि कहाँ से 3 आया, देन 5 आया, देन 7 आया, देन 11 आया। इसको एक्सप्लेन अगर करने की नीड हो तो मुझे बताना। सो 1, 3, 5, 7, 11। ठीक है, सो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनको जब मैंने ऐड करने का ट्राई किया, देन आई गॉट 25। एंड द लास्ट इज 1, 3, 5, 7, 11, 13, देन आई गॉट 36। अभी बेटा आप इन सारे केसेस में देखो, 4 स्क्वायर, सॉरी, माई वैल्यू बिकम 4, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इन द नेक्स्ट केस माई वैल्यू बिकम 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। नेक्स्ट केस में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, और 16 स्क्वायर इज 16 इज द 4 स्क्वायर, 25 इज द 5 स्क्वायर, 36 इज द 6 स्क्वायर। ठीक है मैम, अब एक बात बताओ, 2 स्क्वायर मीन्स यहाँ पे कितने नंबर आपने लिए हैं, 2 नंबर्स लिए हैं। सो 2 नंबर का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। हाँ जी, यहाँ पे आपने कितने नंबर्स लिए हैं, 3 नंबर लिए हैं। सो 3 का स्क्वायर किया, देन यू गॉट 9। यहाँ पे आपने कितने नंबर्स लिए हैं, 4 नंबर लिए हैं, तो आपने किसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, देन यू गॉट 16। यहाँ पे आपके 5 नंबर है, 2 आपने 5 का स्क्वायर किया, देन यू गॉट 25।
यहाँ आपके 6 नंबर है, 6 का स्क्वायर किया देन यू गॉट 36. Got my point? Now in the next case, see here, I try to add consecutive odd number 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. These the number we try to add. तो अगर आप ऐसे ऐड करने बैठे बेटा कि धीमे धीमे 1 में 3 ऐड किया देन यू गॉट 4, 4 में 5 ऐड किया देन यू गॉट 9, 9 में 7 ऐड करो, फिर 7 में 9 ऐड करो. सो दिस मेथड टेक टू मच लॉन्ग टाइम एंड there is no time. ठीक है, so what you do here, you simply count how many numbers are here. so आप क्या करो, सबसे पहले काउंट करो कि कितने नंबर्स हैं यहाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. how many numbers are there? 12 नंबर. हाँ जी 12 नंबर है. so आपने क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना है, then you got 144. तो आपका इन सारे नंबर को ऐड करने पर वैल्यू कितना आएगा, 144. चलो ठीक है, मैम ने बोल दिया बट हमें क्या पता आना भी है या नहीं. तो आप क्या करना, जब ये पहले अभी क्या करो, वीडियो पॉज करो और इन सारे नंबर को ऐड करके ट्राई करो कि क्या रियलिटी में 144 नंबर्स आ रहे हैं. तो आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन्हें ऐड करने का ट्राई नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, नंबर काउंट करो और जितने भी वैल्यू आए उसका क्या कर देने का स्क्वायर. ना 6th फर्स्ट, अब हम 6 क्वेश्चन के आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं, बुक के एक्सरसाइज पे चलते हैं. बुक के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 8 numbers are there. So firstly what you do, 8 square. At 8 square then you find 64. Sixth second part, what is here? 1, 3, 5, 6, 7, 8, this at the last will become 29. ठीक है, सो 29 तक सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उन्हें ऐड करने का ट्राई करना है. सो फर्स्टली काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन देयर. टोटल 15 नंबर्स आर गिवन देयर. ट्राई टू काउंट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 numbers are there. So you simply write 15 and try to square of 15. Then you got 225. ठीक है, सिंपल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है. ठीक है, आप इसे ट्राई करना. 1, 3, 5, 7 को आप कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है और आपको 51 तक नंबर्स ऐड करने हैं और वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बतानी है. ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है. ठीक है, सो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी बेटा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. अगर आपने किया तो आपका क्या आंसर फाइंड आउट हुआ, मेथड के थ्रू बताइए. और इस क्वेश्चन में ऐसा क्या स्पेशल है जो इस क्वेश्चन को अलग बनाता है. ठीक है, सो 1, 3, 5, 7 डैश 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 अप टू द 15 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल सम्स. आपको इनके सम्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ कंटिन्यू. Now firstly come to the question number 7. Question number 7 is totally depend on the question number 6. Question number 7 पूरी तरह से 6 पे डिपेंड है. अगर आपको 6 का फंडा क्लियर है then you already done very easily with question number 7. The question number 7 is express 64 as the sum of 8 odd number. 64 आपको फाइनली ऐड करके चाहिए. उसने बोला है कि हमें एडिशन पता है, हमें फाइनल वैल्यू पता है कि फाइनल वैल्यू हमारी 64 आनी चाहिए. बट वो 64 हमारे 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने पे फाइंड आउट होनी चाहिए. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It means 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15. इसको हम ऐड करेंगे सो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 64. टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन नंबर 6. देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ दिस इज क्वेश्चन बाय माई सेल्फ. एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर. आपको फाइनली ऐड करने पे 81 आना चाहिए. बट ये 81 कब आने चाहिए, 9 ऑड नंबर को ऐड करके. सो 9 ऑड नंबर इट मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 and then 9 + 11 + 13
plus 15 and then 17. Try to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ जी, सो आप इसे ऐड करो और मुझे बताओ कि सच में 81 है या मैम ने ऐसे ही लिख दिया। वैसे मुझे पता है ये 81 ही है, बट ठीक है, आप इसे ट्राई करना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। जो ये रूल है ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के रूल पे फॉलो हो रहा है। देखो बेटा, जैसे सपोज आपको कोई भी नंबर गिवन है 3। अगर सपोज मैंने इस 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर आप सिंपली 9 भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैथ है, मैथ का डायरेक्टली सेंस ये है कि आप मैथ को सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता जो मैथ को फॉलो करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथ्स के लिए बहुत सारे रूल्स बनते हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो 80% कंडीशन में फॉलो होते हैं, तो हम उसे मान लेते हैं कि हाँ ये इस कंडीशन में फॉलो होता है, बट कुछ एक्सेप्शन केस है, यहाँ ये फॉलो नहीं कर सकते। बाकी ये हमारे रूल हमारे कैलकुलेशन को ईजी करता है, तो हम उसे फॉलो कर लेते हैं। तो मैथ को सॉल्व करने का कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता, पर हम मैक्सिमम टाइम उस रूल्स को फॉलो करते हैं जो हर जगह आपको इजीली आप उसे अप्लाई कर सको। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का रूल है। आपको मे बी क्वेश्चन की डिमांड हो कि आप इसी वे में सॉल्व करो, तो आपको इसी वे में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड है। आप उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एज एग्जाम्पल लिया है कि 3 स्क्वायर करना है आपको, तो 3 स्क्वायर को आप सिंपली 09 पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। बट यहाँ क्वेश्चन की डिमांड ये है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग एज द सम ऑफ, जो 3 स्क्वायर है इसे ऐसा एक्सप्रेस करो कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के सम के इक्वल हो, यानी बैक टू बैक आने वाले इंटीजर के सम के इक्वल हो। तो इसके लिए क्या रूल है, जैसे सपोज 3 लिया तो मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर किया, उसमें फर्स्ट कंडीशन में 1 ऐड कर ली और सेकेंड कंडीशन में 1 को माइनस कर लिया। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। सेकेंड कंडीशन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। सारी चीजें सेम है, बस यहाँ एक प्लेस पे +1 करना है और सेकेंड प्लेस पे क्या करना है, -1। 3 स्क्वायर देन यू फाइंड 9 एंड 9 में आप 1 ऐड करोगे देन यू गॉट 10। 10 अपॉन 2 इट मीन्स 5। द अनदर केस इज 3 स्क्वायर minus 1 upon 2. 3 square it's directly means 9. 9 minus 1, now you got 8. 8 upon 2 means 4. And here you can see 5 and 4 both are consecutive integer, as you know. So both are consecutive integer. So try to add him because the question demand sum of two consecutive integer. So 5 plus 4 then you got 9. So हाँ जी, जब भी आप किसी भी नंबर को ऐड करोगे सो आपका जो भी वैल्यू फाइंड होगा वो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के ऐड के इक्वल होगा. बट इस रूल का एक केस बनता है कि ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर पे फॉलो होता है. जैसे ऑड कॉन्जिक्यूटिव सम वाला जो रूल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1 + 3 + 5 + 7 जो वो रूल था, सेम ये भी हमारा सिर्फ ऑड नंबर के रूल पे फॉलो करता है. ये इवन नंबर के रूल पे फॉलो नहीं होता. ठीक है, सो ये रूल आप कहाँ फॉलो करोगे? ऑड नंबर के रूल पे फॉलो करोगे. चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें अपने. तो हमारा क्या है, सपोज कोई भी नंबर है, उस नंबर को मैंने कंसीडर कर लिया n, उसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है. ये जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ओनली ऑड नंबर होना चाहिए. ठीक है, अब इस नंबर से को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के सम वाला रूल फॉलो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? n² + 1/2 और सेकेंड केस हो जाएगा हमारा n² - 1/2. ठीक है, n² + 1/2 से जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी, n² - 1/2 से आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी, आप उन दोनों वैल्यू को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. ऐड करने पे फाइनल वैल्यू और जो n² की डायरेक्ट वैल्यू होगी वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. ठीक है, सो ये रूल है. इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिएगा. चलिए, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 5², बिकॉज 5 इज द ऑड नंबर सो यू कैन फॉलो दिस रूल. ठीक है, सो 5 का स्क्वायर अगर आप सिंपली भी कर सकते हो देन यू गॉट 25, बट हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है.
So 5 square means n square plus 1 upon 2. It means 5 square plus 1 upon 2. Now you got 25 plus 1 upon 2. 25 plus 1 become 26 upon 2. That become 30. In the another case, 5 square minus 1 upon 2. 5 square means 25 minus 1 upon 2. Now you got 24 upon 2. Now you got 12. Here 13 and 12. See here, 13 and 12 both are consecutive integer. So simply try to add them. When you add 12 with 13, you got 25. So hanji 25 both are equal to each other. Both value are equal to each other. Now come to the question. Try to another example. 9 square. So 9 is the odd number. So you can follow this rule. 9 square means you can simply write here 81, but try to follow the rule n square minus 1 upon 2, n square plus 1 upon 2. According to n square minus 1 upon 2, then you got 81 minus 1 upon 2, that's become 80 upon 2, and now you got 40. Come to the next, 9 square plus 1 upon 2, so now you get 81 plus 1 upon 2, become 82 upon 2, that's become 41. So here you can see 41 and 40 both are consecutive to each other. That's why we find here after addition 81. So our value is equal to the 9 square. Now come to the question. Question number 8. 15 square. So 15 square you can simply write here 225. 15 is the odd number. So you can follow this rule. 15 square plus 1 upon 2, and the another case is 15 square minus 1 upon 2. 15 square directly sends 225 plus 1 upon 2, that's become 226 upon 2. Now the final is 130. 15 square minus 1 upon 2, now you get 225 minus 1 upon 2. Now you get 224 upon 2. Now you get 112. 113 and 112 both are consecutive to each other. So to simply add them, you got 225 as the final answer. Now, so this is the question number 8th second part. So follow the same rule, n square plus 1 upon 2, and the second n square minus 1 upon 2. What you find at the last, simply add them, you find the final value. 37 is also odd number, so you can follow the same rule, n square plus 1 upon 2, n square minus 1 upon 2. What you got at the final, you simply add them and find the 37 square value. Now come to the question number 9. Before question number 9, I want to explain how, by which method, by how many method you can find any number square. ठीक. So the first method of finding any number square is simply you can multiply. आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बच्चों वाला मेथड है. फर्स्ट मेथड जो होता है कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, आप उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया. 2 टाइम मल्टीप्लाई मतलब जैसे सपोज करो 7 स्क्वायर करना है, 7 स्क्वायर करना है, सो 7 मल्टीप्लाई विथ 7. 5 स्क्वायर करना है, सो 5 मल्टीप्लाई विथ 5. ठीक है. सेकेंड मैथड ये जो थोड़ा अच्छा मैथड हो जाता है, आप लोगों की क्लास के अकॉर्डिंग हो जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, जैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. a प्लस बी होल स्क्वायर रूल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का मिस्टेक होता है, वो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दैट इज नॉट करेक्ट ऑर्डर. अगर आप इस ऑर्डर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. आपको क्वेश्चन का ऑर्डर मेंटेन रखना है. फर्स्टली आप a स्क्वायर लिखो, देन प्लस 2ab एंड देन b स्क्वायर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो जैसे सपोज करो मैं इसी मेथड पे एक एग्जांपल लूँ, 63 का स्क्वायर करना है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया. 3 को आप b कंसीडर कर लो, 6 को आप a कंसीडर कर लो. ठीक है. वैल्यू पुट कर लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूल पे. सो a स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर,
2 मीन्स 2, A मीन्स 6 एंड B मीन्स 3। आपने क्या किया, इसे सॉल्व किया। 3 स्क्वायर करोगे देन यू गॉट 09, 2 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 3 देन यू गॉट 36 एंड 6 स्क्वायर देन यू गॉट 36। अब आप यहाँ क्या करोगे, जो भी वैल्यू यूनिट प्लेस पे 0, अभी ये नहीं करना कि 36 और 09 ऐड करके वैल्यू लिख दी, ना 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 ना, वो गलत हो जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका असली गेम स्टार्ट होता है। 09 जो सबसे लास्ट, आपको लास्ट से चलना है, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। तो लास्ट में आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है बेटा, 9। आप चुपचाप बिना 9 को कोई भी परेशान किए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, 0 को आगे आपका क्या था 36, 0 को 36 में ऐड करने का ट्राई किया, आपको क्या मिला 36। अब 36 के यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है 6, इस 6 को भी आप चुपचाप लिख लो बिना कुछ परेशान किए। अभी आपका क्या बचा 3। अब 3 को आप इधर वाले 36 में ऐड किए, 3 को 36 में ऐड किए, नाउ यू गॉट 39। अब जो आपको यूनिट प्लेस पे 9 फाइंड हुआ है, इस 9 को क्या करोगे, अब चुपचाप लिख लोगे क्योंकि यूनिट प्लेस की वैल्यू लिखनी है। बट अभी आपको लास्ट में 10th डिजिट पे क्या मिल रहा है 3। पर एक बात बताओ, 3 के इधर कुछ जो आपको ऐड करने को है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐड करने को। तो आप इसे कहाँ ऐड करने जा रहे हो, ऐसे ही कुछ भी, हाँ, तो इसे ऐड नहीं करना, इसे चुपचाप वैसे ही नोट डाउन कर लेना है। देन व्हाट वैल्यू विल कम, 3969। ठीक है, चलो अभी मैं फ्रेश पेज पे एक और एक्सप्लेन करूंगी। जैसे सपोज हियर 67 स्क्वायर मेरे को करना है। 67 स्क्वायर किया, सो 6 को मैंने A कंसीडर कर लिया, 7 को मैंने B कंसीडर कर लिया। रूल फॉलो करूंगी, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर का। A स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर, 2AB की जगह 2 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 7 एंड B स्क्वायर के प्लेस पे 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर पुट कर लिया, ठीक है जी। अब जब आपने यहाँ पे 7 स्क्वायर लिखा, तो 7 स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या 7 का स्क्वायर करोगे, सो आप क्या फाइंड करोगे 49। 6 का स्क्वायर करोगे देन यू गॉट 36 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 7 देन यू गॉट 2 मल्टीप्लाई विथ 42 एंड एट द लास्ट यू गॉट 84। ठीक है जी। अब जो भी आपको स्टार्टिंग से नहीं चल रहा है, ये याद रखना बेटा कि स्टार्टिंग से नहीं चलना, आपको लास्ट से चलना है। लास्ट पे क्या है, आपके यूनिट डिजिट पे वैल्यू है 9, तो आप 9 को बिना कोई परेशानी दिए चुपचाप रख दो। ठीक है, अब आपका क्या है 10 के प्लेस पे 4। अब 4 को क्या करना है, आपको इस वाले 84 में ऐड करना है। 84 में 4 ऐड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 8। अब कुछ नहीं करना, जो 8 मिला यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो 8 है उसे चुपचाप रख दो। यूनिट प्लेस के 8 को चुपचाप 9 के पहले रखना, बेटा याद रखना 9 के पहले रखना है आपको 8, बाद में नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो 9 के जस्ट पहले आपको 8 लिखना है। अब आपको 10th प्लेस का 8 तो अभी ऐसे ही बचा है। अब इस 10th प्लेस के 8 को आपको इस 36 में ऐड कर देना है। 36 में जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 44। 44 का यूनिट प्लेस वाला 4 आपको ऐसे ही लिख देना है। अब इस 4 को आप आगे ऐड करते अगर कुछ होता तो, पर आगे कुछ गिवन है नहीं है, तो आप क्या करोगे 4 को भी ऐसे ही लिख दोगे। सो नाउ व्हाट यू गॉट 4 4 8 9। इट मीन 67 का स्क्वायर करोगे, सो व्हाट यू गॉट 4 4 8 9। होप सो क्लियर। सो आपका ये क्वेश्चंस हैं 37 स्क्वायर, 29 स्क्वायर, 97 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 69 स्क्वायर एंड एट द लास्ट 53 स्क्वायर। सो ये सारी वैल्यू आप फाइंड करो। अभी वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन है 53 स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है। रूल क्या लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab देन b स्क्वायर। ठीक है, 5 को a कंसीडर करो, 3 को आप b कंसीडर करो। ठीक है जी, जहां पे a है वहां पे आप 5 पुट करो। सो 5 का स्क्वायर 2, a के प्लेस पे 5, b के प्लेस पे 3 एंड b स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर करोगे देन व्हाट यू गॉट 09। 5 स्क्वायर करोगे देन यू गॉट 25 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 3 देन बिकम 30। अभी ऐसा नहीं करना कि 25 30 और 09 ऐड करके लिख लिया, गलत हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है, अभी स्टार्ट होता है गेम।
तो जो 9 जो हमारी यूनिट प्लेस पे है, जो भी चीज़ स्टार्टिंग से नहीं लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं लास्ट से, तो जो आपके यूनिट प्लेस पे है उसे आप वैसे ही लिख दो, 9 लिख दिया। अब आपका टेंस प्लेस पे क्या गिवन है, 0। अब इस 0 को 30 में ऐड करो। 0 को क्या करा, 30 में ऐड किया। 0 को 30 में ऐड किया, देन यू गॉट 30। 30 का यूनिट प्लेस क्या है, 0, तो चुपचाप सिर्फ 0 को ही लिखो। अब क्या बचा, टेंस के प्लेस पे 3। अब इस 3 को किसके साथ ऐड करोगे, 25 के साथ ऐड करोगे। 3 को 25 के साथ आप ऐड करने का ट्राई करोगे, देन यू गॉट 28। अब 28 का 8 आप यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब 2 को आपको आगे ऐड करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं हमें नेक्स्ट स्टेप पे ऐड करना चाहिए था, बट इसके आगे कोई स्टेप है नहीं है ना, तो चुपचाप 2 को भी इसी के आगे लिख दो। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2809। सो 53 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट होगी, 2809। नाउ इट्स क्लियर इन योर माइंड, क्लियर, ओके। सो अब इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने इसको जस्ट किया है, सो अब इसे रिपीट कर करके समझते हुए बाकी क्वेश्चन कीजिए। चल अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 के पैटर्न पे चलती हूँ कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिर्फ 5 के रूल पे, इट मीन्स यूनिट डिजिट में अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है और उसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसका रूल बता रहा है। तो आप बोलोगे मैम इसका भी रूल होता है क्या, तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी नंबर का, आपको कोई भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करना होता है तो 2 मेथड होते हैं, पर मैं कह रही हूँ नहीं बेटा, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है ना उसके 3 मेथड होते हैं। कहोगे ओहो, चलिए अच्छा मैम बताइए। तो चलो 65 का स्क्वायर करना है। सो 65 का स्क्वायर बच्चों वाला मेथड, 65 मल्टीप्लाई विथ 65, आप इसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट क्या है ये लॉन्ग है और टाइम टेकिंग है, तो जो लॉन्ग है टाइम टेकिंग है उसे साइड करो ना। सेकेंड मेथड है आप a प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर का रूल फॉलो करके कर दो, कोई इशू नहीं है, आप इस मेथड से कर सकते हैं। आप 65 का स्क्वायर भी सेम मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जिनके यूनिट प्लेस पर 5 गिवन होता है उसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि उस स्पेशल मेथड को फॉलो करने में आप इसे फॉलो नहीं कर सकते, आप इसे आराम से फॉलो कर सकते हैं, बट ये एक स्पेशल मेथड है, ये बहुत शॉर्ट पड़ता है और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड पे बात करते हैं। चलिए सपोज कीजिए कोई भी नंबर आपको गिवन है, उसके यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिया है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ एग्जांपल है 65, ठीक। तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है, वो रूल ऐसा है कि आप उस कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे लास्ट में 25 चुपचाप लिख लो, देन यू फॉलो n मल्टीप्लाई विथ n प्लस 1, n मल्टीप्लाई विथ n प्लस 1। अब ये क्या है मैम, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज 65 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप ये जो 5 देख रहे हो ना, चुपचाप अलग ले जाओ कॉर्नर में और 5 को कहो तुम्हारा स्क्वायर करते हैं। तो 5 का क्या किया आपने, स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, देन यू फाइंड 25। हाँ जी, यू फाइंड 25। अब जो अभी आपको 10 डिजिट पे, 100 डिजिट पे, 1000 डिजिट पे जो भी नंबर गिवन है उसको आप क्या कंसीडर कर लो, उसको आप कंसीडर कर लो n। अब जैसे ही आपने 6 को n कंसीडर किया तो आप रूल फॉलो करोगे n मल्टीप्लाई विथ n प्लस 1, n मल्टीप्लाई विथ n प्लस 1। तो n के प्लेस पे क्या लिखोगे, 6, और n प्लस 1 इट मीन 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 बिकम 7। सो 6 में जब आप 6 प्लस 1 इट मीन 7 का मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गॉट 42। अब ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया, बट हम इसे लिखेंगे कैसे। सो 42 आप आगे लिख लो और 22 बाद में लिख लो, 25 आपको लास्ट में लिखना है और जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसको आपको पहले लिखना है। गॉट माई पॉइंट। चलो अभी मैं एक एग्जांपल आपके जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो मुझे यहाँ पे 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 25 का स्क्वायर। सो कुछ नहीं करना, जो 5 है उससे कॉर्नर में ले आओ और कहो तुम्हारा स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर इट बिकम 25। जो 2 है उसे आप क्या कंसीडर कर लो, n कंसीडर कर लो। जब 2 को हमने n कंसीडर किया तो हमारा रूल फॉलो होना चाहिए n मल्टीप्लाई विथ n प्लस 1।
अब n का सेंस है 2 और मल्टीप्लाई विथ n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1 बिकम 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो देन यू गॉट 6। सो आपका वैल्यू इधर से 6 आया एंड 5 का स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या आया 25। इन दोनों को मिला के ज्वाइंट करके लिखना है, ऐड करके नहीं, ज्वाइंट करके लिखना है। सो व्हाट यू राइट 625, 625। होप सो आपके माइंड में क्लियर होगा। ये जो रूल है बेटा n plus 1 at the last you can write 25, this is only for where unit digit is 5, not for all the condition। ये सारी कंडीशन में फॉलो नहीं होता, सारी कंडीशन में वही a प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो रूल है वही आपका फॉलो होना है, ठीक है। चलो सपोज हियर द नेक्स्ट एग्जांपल इज 75 स्क्वायर। सो 75, 5 को आप कॉर्नर ले जाओ, बोलो तुम्हारा स्क्वायर करेंगे, 7 को n कंसीडर कर लो, n प्लस 1 7, 7 प्लस 1 बिकम 8, सो 7 मल्टीप्लाई विथ 8 बिकम 56 और 5 स्क्वायर किया सो 25। सो 56 और 25 को ऐड करके लिखा, सॉरी ऐड करके नहीं ज्वाइंट करके लिखा। सो व्हाट यू कैन राइट हियर 5 6 2 5। नाउ कम टू द 35 स्क्वायर। सो सिंपली यू कैन राइट हियर n प्लस 1, कंसीडर 3 एज n। आप 3 को क्या कंसीडर कर सकते हो n, 5 को कॉर्नर ले जाओ, कहो तुम्हारा स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर देन यू गॉट 25। जब आपने सॉल्व किया देन यू गॉट 1225। सो ना क्वेश्चन नंबर 25 स्क्वायर जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 35 है ना, 305 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, 5 को क्या करना है आपको कॉर्नर ले जाना है, 5 को कॉर्नर ले जाके उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके देन यू गॉट 25। अब जो भी वैल्यू हो, चाहे वो सिंगल डिजिट की हो, डबल डिजिट की हो, ट्रिपल डिजिट की हो, कितनी भी वैल्यू गिवन हो, उसको आपको क्या कंसीडर कर लेना है n। तो हाँ जी आपने 30 को क्या कंसीडर कर लिया n। नाउ n प्लस 1 रूल, n बिकम 30, n प्लस 1 बिकम 30 प्लस 1 बिकम 31। सो 30 में 31 मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट 930। 930 एंड 25 ट्राई टू ज्वाइन बोथ 93025 you got here. Now 525, सो 5 को आप कॉर्नर ले जाओ, यूनिट प्लेस के 5 को कॉर्नर ले जाओ, उसका स्क्वायर करो देन यू गॉट 25। अब जो भी आपको डबल डिजिट हो, सिंगल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, उसको आप क्या कंसीडर कर लोगे n। आपने इसे n कंसीडर कर लिया, सो रूल फॉलो करो n प्लस 1 का। सो n के प्लेस पे 52, then n plus 1 it means 52 plus 1 that become 53, 52 multiply with 53 then you got 2756, ठीक है। and here you see 25, try to join both 2756 and then 25. now this is your question as a homework। 925 square, 735 square and 895 square, try to solve it। This is very easy। now come to the question number 9, that is that is question number 10 I think, that is question number 10, not about the question number 9, ठीक है। so before starting question number 10, firstly try to understand what is Pythagorean triplet rule। so जो Pythagorean triplet rule है बेटा वो सिर्फ आपके ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये सिर्फ आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे फॉलो होता है, नॉट ऑब्ट्यूस एंगल, नॉट एक्यूट एंगल, ठीक है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। सो व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, दैट देयर एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी ये पाइथागोरियन क्या एक्सप्लेन करता है मैम। सो पाइथागोरियन कोई आपको कभी एंगल नहीं बताता, एंगल का उसका एक कंडीशन मस्ट है कि कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री ले लो बस, बाकी आप चाहे जो लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, बट आपका एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरियन हमें बताता किस बारे में है, तो पाइथागोरियन हमें राइट एंगल ट्रायंगल में साइज ऑफ साइड्स बताता है, यानी इस ट्रायंगल को बनाने में जितनी भी साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट, उनके साइज के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी मैंने ये
ब्लॉक बनाए हैं, इसे आप अपनी कॉपी पे प्रॉपरली जॉट डाउन कर लेना। देखो अभी आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, एक्चुअली दिस इज टू मच ब्यूटीफुल। हाँ, हियर 1 डिग्री इज 90 डिग्री। In front of 90 degree the longest side is hypotenuse। तो याद रखो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी साइड होती है, तो ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने ये वाली साइड है, तो इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। एंड हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये क्या होती है? सबसे ज्यादा लॉन्ग साइड होती है किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, अभी जो 90 डिग्री जिन दो साइडों के बीच में बन रहा होता है, उसकी एक साइड को, सपोज करो मैंने ये इसे बेस कंसीडर कर लिया है, तो उसकी एक साइड को मैं बेस कंसीडर कर लेती हूँ, और जो उसके जस्ट ऊपर साइड होती है उसको मैं क्या कंसीडर कर लेती हूँ? परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, चलो, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूस होती है जो सबसे लॉन्ग साइड होती है। अब एक बात बताऊं बेटा, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है वो ट्रायंगल के जो साइड्स होती हैं, 3 साइड होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, उनकी मेजरमेंट के बारे में बताता है। अब एक बात एकदम माइंड में सेट कर लो, सबसे लॉन्ग साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू m² + 1। हाइपोटेन्यूस की हमेशा वैल्यू किसके इक्वल होती है? m² + 1 के इक्वल होती है। ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू m² + 1। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, चाहे बेस को 2m कंसीडर कर लो, चाहे परपेंडिकुलर को 2m कंसीडर कर लो। मैंने यहाँ पे बेस को 2m कंसीडर किया है। ठीक है, बट आपका लॉन्गेस्ट साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, इसे इधर इधर स्किप नहीं करना। लॉन्गेस्ट साइड इज m² + 1। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम अपने। चलो अब स्टार्ट करें। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। Suppose base is equal to 3, perpendicular is equal to 4, then find the value of hypotenuse. Base is equal to 3, perpendicular is equal to 4, and what is the value of hypotenuse? So you simply write here hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. This is the rule of Pythagorean triplet. Important rule of Pythagorean triplet. So you don't know what is the value of h, so simply there is no need to write anything, you simply put h square. b means 3 square, p means 4 square, 3 square means 9, 4 square means 16, 9 and 16 become 25. It means this is the value of h square. ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई? h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 25. सो जब आपकी h स्क्वायर की वैल्यू 25 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? सो वैल्यू ऑफ h इज 5, यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. तो आप खुद ही देखो, बेस आपका 3 था, परपेंडिकुलर आपकी वैल्यू 4 थी और हाइपोटेन्यूस 5 थी। तो आप मुझे खुद अब बताओ देख के कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या निकल रही है? आपकी हाइपोटेन्यूस ही तो निकल रही है। ठीक है, तो आपका एक रूल यहाँ पे बनता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अभी सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन इज फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one side is 12। आपको कोई ट्रायंगल है, भाई पाइथागोरियन का जैसे ही नाम ले तुरंत समझ लेना बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है। उसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करना है कि पाइथागोरियन अच्छा किस चीज में, सर्कल में या ऑब्ट्यूस में या एक्यूट में नहीं, ओनली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे मेरा ट्रायंगल कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल बन रहा है, आप लोग देख लेना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है कि एक साइड है 12। अब आपको नहीं पता कि ये 12 हमारी हाइपोटेन्यूस भी हो सकती है। हाँ जी, कोई इश्यू है क्या?
ये 12 हमारी परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये 12 हमारी बेस भी हो सकती है, बट ये क्या है मुझे नहीं पता। तो जब तक बेटा मुझे ये पता ही नहीं कि ये क्या है मेरी, तो मैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकती। तो याद रखो, जब भी आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं हो कि हाइपोटेन्यूस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, आखिर ये है क्या, तो आप उस केस में हमेशा एम स्क्वायर माइनस 1 कंसीडर करोगे। याद रखो, जब भी आपको नहीं पता हो कि आपका जो वैल्यू गिवन है वो m क्या है, तो आप उस कंडीशन में m स्क्वायर माइनस 1 कंसीडर करोगे, या अगर आपको m स्क्वायर माइनस 1 में वैल्यू क्लियर नहीं मिलती तो उस कंडीशन में आप वहां पे क्या कंसीडर करोगे, 2m। तो आप प्रायोरिटी किसे दोगे, m स्क्वायर माइनस 1 को। अगर m स्क्वायर माइनस 1 से हमें m की वैल्यू कोई इंटीजर फाइंड आउट हो जाती है जब, तो ठीक है, बट अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू इंटीजर फाइंड आउट नहीं होती तब हमें क्या कंसीडर करना होता है, 2m। क्या कंसीडर करना होता है, 2m। अगर आपको यहाँ दिया होता है लॉन्गेस्ट साइड, तब तो आपको कोई इशू ही नहीं होता, आप m स्क्वायर प्लस 1 का सीधा सीधा रूल लगा देते, मैटर सॉल्व हो जाता, कोई इशू नहीं होता। आप m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 ले लेते, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड उसने ऑलरेडी बोल रखा है, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, और लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू क्या होती है, m स्क्वायर प्लस 1, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। बट इसमें आपको नहीं दिया कि वो लॉन्गेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है, या मिडिल साइड है, आपको नहीं पता। तो उस कंडीशन में आप क्या कंसीडर करोगे, जो भी आपकी वैल्यू हो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे कि आप उसे m स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म से सॉल्व करो। अगर m स्क्वायर माइनस 1 से m की वैल्यू कोई प्योर इंटीजर फाइंड आउट होती है, तब तो जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट सपोज हमारी m की वैल्यू इंटीजर ना फाइंड हो के पॉइंट में फाइंड हो या डेसिमल में फाइंड हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या कंसीडर करना होता है, 2m कंसीडर करना होता है। अब कैसे, चलो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, मुझे दिया है कि कोई ट्रायंगल है, उसकी कोई साइड 12 है, मुझे नहीं पता ये साइड क्या है, तो मैम ने फर्स्ट केस बताया कि आप m स्क्वायर माइनस 1 लो, 12 को किसके इक्वल लो, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1, दिस माइनस 1 चेंज देयर साइड एंड दैट बिकम 13। सो एक बात बताओ बेटा, ऐसा कोई नंबर है क्या कि जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू 13 आए, तो नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू 13 आए। इसका सीधा सा सेंस है कि नाउ हियर वी कांट फाइंड m एज अ इंटीजर, तो इस कंडीशन में m हमें इंटीजर फाइंड आउट नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पे हमें m इंटीजर नहीं फाइंड होता, हम नेक्स्ट केस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, 2m। क्या है हमारा, 2m। अब 2m को 12 के इक्वल रखा, सो m की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 12/2, दैट मीन्स 6। यस, 6 इज माई इंटीजर। 6 क्या है हमारा, एक इंटीजर वैल्यू है, तो 6 m की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब समझ में आया कि कहाँ फर्स्ट केस यूज करना है और किस कंडीशन में जाके हमें सेकंड केस यूज करना है। वैसे आपके लेवल पे मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट केस में सॉल्व हो जाते हैं, बट सम एक्सेप्शन होता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या देना चाहता है, किस टाइप का क्वेश्चन देना चाहता है। अगर उसका जरा सा भी मूड है कि नहीं आज तो भाई टिपिकल क्वेश्चन ही देना है, तो फिर वो आपको सेकंड टाइप के केस पर लेके जाता है, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ। सो मुझे क्या मिला, 12 इज इक्वल टू 2m कंसीडर करने पर मुझे m की वैल्यू क्या फाइंड हुई, m की वैल्यू मुझे क्या फाइंड हुई, 6। अब मैंने अभी बताया बेटा कि जो ट्रायंगल में एक होती है हाइपोटेनियस, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू आप क्या ले लेते हो, m स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर और बेस आप अपने मन से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। सपोज करो मैं परपेंडिकुलर कंसीडर कर ले रही हूँ 2m और बेस कंसीडर कर ले रही हूँ m स्क्वायर माइनस 1। मेरा 2m के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या फाइंड हुई, 12। 2m के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, 12, क्योंकि मैंने लिख रखा है ना 2m इज इक्वल टू 12, तो यहीं से तो मुझे वैल्यू फाइंड हुई m इज इक्वल टू 6, है ना।
तो जो मुझे m की वैल्यू मिली उसे दोनों वैल्यू पे पुट कर दूं, तो चलो करती हूँ। पहले मैं बेस की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, तो 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1 बिकम 36 माइनस 1 दैट मीन्स 35, यानी बेस की वैल्यू मेरी कितनी आई बेटा, बेस इज माई 35। चलो अभी हाइपोटेनिस की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। सो m स्क्वायर प्लस 1, सो m की जगह पे क्या मैं लिखूंगी 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 मीन्स 36 एंड प्लस 1 बिकम 37। सो मेरी हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी 37। दैट्स डन। होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पल नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कीजिए। फर्स्ट है 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई एक साइड आपको 8 दे दी जाए, वन साइड इज 8, आप नहीं जानते ये लॉन्गेस्ट साइड है, आप नहीं जानते ये स्मॉलेस्ट साइड है, तो मैम ने 2 केस बताए हैं। मैक्सिमम टाइम मैम ने बोला कि फर्स्ट केस में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और फर्स्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस है कि हम उसे कंसीडर करें m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो चलो 8 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। सो नाउ m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 बिकम 9 m स्क्वायर। अब बताओ बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूं तो मुझे वैल्यू 9 फाइंड आउट हो। सो m की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 3, m की वैल्यू मुझे कितनी फाइंड आउट हो जाएगी 3, हाँ जी, तो m की वैल्यू मुझे 3 फाइंड आउट हो गई। सो मैम से मुझे एक तो वैल्यू मिल गई, एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मैम ने डिसाइड कर रखा है कि हाइपोटेनियस बेटा m स्क्वायर प्लस 1 होता है इन एवरी कंडीशन। बेस मैम सपोज कीजिए हम m माइनस 1 कंसिडर कर लें और परपेंडिकुलर को हम 2m कंसिडर कर लें, तो मैम आपने बेस की वैल्यू तो हमने पहले ही मिल गई, बेस की वैल्यू क्या रख रखी है हमने 8 रख रखी है, बेस की वैल्यू हमने क्या रख रखी है 8 रख रखी है। अब तो मैम आप हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर एक्सप्लेन कर लीजिए, तो चलो बेटा मैं हाइपोटेनियस समझा दूं आपको। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको मिलेगी m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की है 3, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 मीन्स 10, यानी आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई आपको 10। चलो अब मेरे को आप परपेंडिकुलर बता दो, तो परपेंडिकुलर मीन्स 2m, 2m का सेंस 3 दैट बिकम 6, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे क्या मिल गई बेटा 6 मिल गई। तो जो मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना वो क्या बना 6, क्योंकि एक वैल्यू मेरी 6 आई है, देखो यहाँ पे 6 आई है ना, सॉरी मुझे यहाँ वैल्यू क्या आई है 6 आई है ना। सो एक वैल्यू मेरी 6 हो गई, एक वैल्यू मेरी किसके इक्वल हो गई 8 हो गई, हाँ जी, और द हाइपोटेनियस विल कम 10, तो ये मेरा क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। गॉट माई पॉइंट। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो 10 के हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसकी वन साइड किसके इक्वल है 15। मुझे नहीं पता ये वन साइड लॉन्गेस्ट साइड है, ये वन साइड स्मॉलेस्ट साइड है, मुझे कुछ नहीं पता। मैम ने बोला 2 केस से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फर्स्ट केस ही सॉल्व करके देखो मे बी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो m स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे मैंने क्या कंसीडर कर लिया 15। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू बिकम 16। सो ऐसा क्या नंबर है जिसका स्क्वायर करूंगी तो 16 आएगा, तो m की वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट हो जाएगी 4। तो मैम आपने बोला हाइपोटेनियस की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इक्वल टू 2m एंड द बेस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। तो मैम m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू तो मैम ऑलरेडी बुक में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 15। उसने बोला ना एक साइड 15 है, तो देखो एक साइड 15 की वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सो चलो हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो m की जगह पे m की वैल्यू मेरे को क्या फाइंड हुई है 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर बिकम 16, 4 स्क्वायर बिकम 16, रुको इसको मैं थोड़ा साइड कर लूँ, एंड 16 प्लस 1 दैट्स बिकम 17, यानी मेरी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई 17। चलो अब 2m की वैल्यू क्या है 4, सो 2m मीन्स 8, यानी कि जो मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8, 15, 17, 8, 15, 17। नाउ come to the next
सो नेक्स्ट इज वन साइड कंसीडर एज अ 63। आपको एक साइड 63 कंसीडर करनी है। तो मैक्सिमम टाइम फर्स्ट केस में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। सो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 63, m स्क्वायर इज इक्वल टू 63 प्लस 1, है ना, यू नो अबाउट इट। m स्क्वायर इज इक्वल टू बिकम 64. So what number you can square here and find 64? So m value is 8. आपको m की वैल्यू क्या फाइंड होगी? 8. चलो, सो मैम आपने बताया है वन इज हाइपोटेनियस, सेकंड इज अ परपेंडिकुलर एंड थर्ड इज अ बेस। बेस कंसीडर एज एम स्क्वायर माइनस 1. सो एम स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 63. Hypotenuse, you know, m square plus 1. So m square plus 1, put the value of m here. So value of m is 8. 8 square plus 1. 8 square plus 1 means 64 plus 1 becomes 65. And the another is 2m. 2m means 2 multiply with 8. 2 multiply with 8 means 16. So what will become? 16. तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ? 16, 63 and 65. Now question 10 fourth part. Question 10 फोर्थ पार्ट 80। आपको कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक साइड गिवन है, दैट इज 80। तो मैम ने बोला है फर्स्ट केस में हमारा मैटर सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट केस क्या है हमारा कि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 80 कंसीडर कर लो। m स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो m की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगी? 9, क्योंकि आपको 81 किसका स्क्वायर करने पे मिलेगा? 9 का। मैंने ऑलरेडी बोला है कि बेटा 20 तक आपके टंग पे होना चाहिए ये सबके स्क्वायर, ठीक है। सो m की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगी? 9 फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है मैम। सो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि एक होता है हाइपोटेनियस, देन अदर इज परपेंडिकुलर एंड द लास्ट इज बेस। हाइपोटेनियस वैल्यू इज m स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर इज 2m एंड द बेस इज m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज ऑलरेडी गिवन 80, क्योंकि एक साइड आपको 80 ऑलरेडी गिवन है ना, इसी 80 के ही हेल्प से आपने m की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो चलो 2m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 9 दैट्स बिकम 18। और अब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो 9 का स्क्वायर करोगे देन 1, सो 9 स्क्वायर बिकम 81 एंड 1 दैट्स बिकम 82। तो चलो आपका जो ट्रिपलेट है वो क्या फाइंड हो गया? आपका ट्रिपलेट फाइंड हो गया 18, 80 एंड 82। सो मेरा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से आप ट्राई करेंगे अपने से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बोथ आर डिपेंड ऑन द पैटर्न। पैटर्न पे डिपेंड है, इनका कोई स्पेशल रूल नहीं है, आपको पैटर्न फॉलो करना है। जैसे आप सपोज यहाँ पे है 21 का स्क्वायर सिंपली यू नो 441। अब देखो 21 में 2 और 1 के बीच में मैंने सिंगल जीरो अप्लाई कर दिया है ना, सिंगल जीरो। तो 4 और 4 के बीच में भी आप क्या करोगे? सिंगल जीरो लिख लोगे। और 4 और 1 के बीच में भी आप क्या लिख दोगे? सिंगल जीरो लिख दोगे। नेक्स्ट केस में 2 और 1 के बीच में आपने कितने जीरो अप्लाई किए? 2 जीरो अप्लाई किए। सो 4 और 4 के बीच में भी आप कितने जीरो अप्लाई करोगे? 2। 4 और 1 के बीच में भी आप कितने जीरो अप्लाई करोगे? 2। अब इधर देखो 2 और 1 के बीच में आपने कितने जीरो अप्लाई किए? 3। तो 4 और 4 के बीच में भी आप कितने जीरो अप्लाई करोगे? 3। एंड 4 और 1 के बीच में भी आप कितने जीरो अप्लाई करोगे? 3। अब देखो इधर 2 और 1 के बीच में आपने कितने जीरो अप्लाई किए? 4। तो 4, 4 और 1 ये तो ऐसे ही लिखने हैं, इनके बीच में जितने जीरो आपको गिवन होते हैं उतने जीरो आप अप्लाई कर देते हैं। इजी था, नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैटर्न। सो नेक्स्ट पैटर्न पे थोड़ा सा एक स्पेशल केस बनता है। ये स्पेशल केस ये होता है कि ऐसे नंबर जिनमें 9 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, 9 के अलावा कोई और नंबर होना ही नहीं चाहिए उसमें, चाहे वो सिंगल डिजिट हो तो भी 9 हो, डबल डिजिट हो 9 9 हो, 10 डिजिट हो तो 9 9 9 9 9 9 9 9 10 टाइम हो, ठीक है। 9 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में तो जैसे आप सिंपली जानते हो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 99 का स्क्वायर कितना होगा? तो 99 में देखो ये जो 9 है इसका स्क्वायर चुपचाप 8 और 1 लिख लो, थोड़ा सा गैप छोड़ दो। अब ये जो आगे है कितना एक्स्ट्रा 9 है इसमें? 1 एक्स्ट्रा 9 है। तो उस 1 एक्स्ट्रा 9 को यहाँ लिखा और जितने टाइम ये एक्स्ट्रा 9 लिखा उतने ही टाइम बीच में 0 लिखा। चलो 999 यहाँ पे 3 टाइम 9 है ना, तो जो यूनिट डिजिट का 9 है उसका 81 तो लिख लिया, इनके बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने टाइम 9 है, यहाँ पे हमारा 2 टाइम 9 गिवन है, 2 टाइम 9 गिवन है ना, तो चुपचाप 2 टाइम 9 यहाँ पे लिख लो, और जितने टाइम आपने 9 यहाँ लिखा उतने ही टाइम यहाँ पे आप 0 अप्लाई कर दोगे। चलो अब मेरा ये क्वेश्चन है आपको 9 9 9 9 4 टाइम 9 है, तो आप यूनिट डिजिट का 9 का स्क्वायर करके 81 लिख दो, थोड़ा सा स्पेस रखो इनके बीच में। अब बताओ कितने एक्स्ट्रा 9 मेरे पास बच गए, एक्स्ट्रा 9 मेरे पास 3 है, तो ये 3 एक्स्ट्रा 9 यहाँ लिख लो, और जितने टाइम यहाँ एक्स्ट्रा 9 लिखे उतना ही टाइम 0 लिखोगे। चलो यहाँ पे 9 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 9 है, जिसमें से यूनिट डिजिट वाला 9 का मैंने 81 लिख लिया। अब बताओ एक्स्ट्रा कितने 9 मेरे पास रह गए, एक्स्ट्रा मेरे पास 6 9 रह गए, तो आप 6 टाइम 9 लिखो, 9 9 9 9 9 9, और जितने टाइम 9 लिखा उतने टाइम 0। ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो, 9 9 9 9 9, so how many times here 9? So you solve this by self. Okay, so this is last of this class. Hope so exercise 3.2 is clear in your mind. So be safe in your home. Take care. Bye bye.